अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं न्यू केनेजियन इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए। न्यू केनेजियंस ने जो मॉडल डेवलप किए वो क्लासिकल क्रिटिक के बाद डेवलप किए, जहाँ पे उनको इस बात पे क्रिटिसाइज किया गया कि माइक्रो फाउंडेशन नहीं है उन मॉडल्स की। न्यू केनेजियंस जो थे उन्होंने माइक्रो फाउंडेशन डेवलप की और उनके अंदर उन्होंने नॉमिनल रिजिडिटी और रियल रिजिडिटी को जो था एक्सप्लेन किया। नॉमिनल रिजिडिटी उन्होंने बताया कि ये मेन्यू कॉस्ट, प्राइस एंड वेज स्टैगरिंग मॉडल, एफिशिएंसी वेज मॉडल, कोऑर्डिनेशन फेलियर मॉडल्स इनकी वजह से एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ उन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग बिहेवियर के साथ, रैशनल एक्सपेक्टेशन के साथ जो था फिलिप्स कर्व्स को भी दोबारा से सजेस्ट किया। और रियल रिजिडिटी के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट के जो लिंकेजेस हैं फर्म्स के, वो भी कॉज करते हैं नॉमिनल रिजिडिटी को। यानी उन्होंने रैशनल एक्सपेक्टेशन और माइक्रो फाउंडेशन डेवलप कर ली अपने मॉडल्स की उस क्लासिकल क्रिटिक के बाद। मेन्यू कॉस्ट मॉडल और प्राइस रिजिडिटी जो है, इनका ताल्लुक इस तरीके से है कि उन्होंने ये जो था प्रपोज किया कि फर्म्स जो जब कोई डिसीजन करना चाह रही होती है, फॉर एग्जांपल वो अपनी प्राइस चेंज करना चाह रही हैं, चाहे कोई मेन्यू प्रिंट करना है, सिस्टम अपडेट करना है, तो वो जो स्मॉल मेन्यू का कॉस्ट है उसका भी प्राइस जो रिजल्ट होना है वो एक सिग्निफिकेंट जो है मैनर के अंदर होता है। यानी ये फौरी तौर पे एडजस्ट नहीं हो रही होती, बल्कि उनको जो है अगर कोई शॉक लगता भी है, स्मॉल शॉक भी लगता है, तो ऑप्टिमल जो है उनको प्राइस जो है चेंज करना वो नहीं लग रहा होता, जैसे कि क्लासिकल सजेस्ट करते हैं। तो यानी मेन्यू कॉस्ट की वजह से प्राइस रिजिडिटी एग्जिस्ट करती हैं, और फर्म ने प्राइस चेंज करनी है या नहीं करनी है, इसकी वजह से एक टाइम लैग इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से जो प्राइस स्टैगरिंग या कैल्वो प्राइसिंग मॉडल्स हैं या वेज स्टैगरिंग मॉडल हैं, ये दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो जो प्राइस के हवाले से उन्होंने ये बताया कि फर्म जब प्राइस की डिसीजन कर रही होती है तो वो ओवर द टाइम स्लगिश होती है, फौरी एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती। और इसी को बेस बना के उन्होंने आगे जो था एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन्फ्लेशन और आउटपुट गैप को इंट्रोड्यूस किया फिलिप्स कर्व के अंदर। तो उन्होंने ये माइक्रो लेवल के ऊपर प्राइस स्टैगरिंग मॉडल और वेज स्टैगरिंग मॉडल को जो था जस्टिफाई किया, और ये बताया कि जो प्राइस एडजस्टमेंट है या वेज जो एडजस्टमेंट है ये स्लो है, और आउटपुट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ सकती है। तो जो है डिमांड साइड जो मैनेजमेंट है उसकी ज़रूरत है इन नॉमिनल रिजिडिटी की वजह से इस स्लो एडजस्टमेंट को बेहतर करने के लिए। इसी तरीके से उन्होंने एफिशिएंसी वेज मॉडल को भी जो था इंट्रोड्यूस किया अपनी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि क्लासिकली ये कहते थे कि देयर इज़ ओनली वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो कैंजियंस ने उसकी माइक्रो फाउंडेशन एफिशिएंसी वेज मॉडल के ज़रिए सजेस्ट की, जहाँ पे जो एक फर्म है वो मार्केट से ज़्यादा हायर वेज दे रही होती है अपनी फर्म के जो वर्कर्स हैं उनको, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। तो चूंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता था, तो उन्होंने फर्म लेवल डाटा के साथ इसको जो था इंट्रोड्यूस किया। इसी तरीके से इन्होंने कोऑर्डिनेशन फेलियर और एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नैलिटीज़ के हवाले से भी जो था ये एक्सप्लेन किया कि जब फर्म का प्राइस डिसीजन जो है या वेज डिसीजन जो है ये जब स्लो होता है तो इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आ जाता है। तो ये जो स्पिल ओवर इफेक्ट है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, ये उसको शिफ्ट कर सकता है। तो आप सब ऑप्टिमल जो है आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर हो सकते हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी की आपको ज़रूरत है, ताकि अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज जो हैं उनको फुली यूटिलाइज किया जा सके। तो ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल के फर्म यहाँ पे है तो प्राइस एडजस्ट नहीं हो रही या वेज एडजस्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड जो है नीचे शिफ्ट हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और आउटपुट अपने पोटेंशियल लेवल से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉलिसी जो स्टेबलाइजेशन है उसके रोल को उन्होंने जस्टिफाई किया। इसी तरीके से न्यू केंजियन फिलिप्स कर्व को उन्होंने प्रपोज किया, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है ये डिपेंड करती है आउटपुट गैप के ऊपर, यानी एक्चुअल और पोटेंशियल आउटपुट का जो गैप है, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन्फ्लेशन। और ये कौन सी एक्सपेक्टेशन है, ये अडेप्टिव नहीं है बल्कि ये रैशनल एक्सपेक्टेशन है। तो इस तरीके से उन्होंने न्यू केंजियन फिलिप्स कर्व का भी जो है कंसेप्ट दिया इन्हीं प्रीवियस जो कैल्वो प्राइसिंग मॉडल है या वेज स्टैगरिंग मॉडल्स है उन्हीं को बुनियाद बनाते हुए।
इसी तरीके से उन्होंने रियल रिजिडिटीज़ के हवाले से भी डिस्कशंस की और उन्होंने बताया कि रियल रिजिडिटी या सप्लाई साइड फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट के जो लिंकेजेस हैं, ये कम्प्लीमेंटरिटीज़ जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के अंदर हो सकती हैं, ये एम्पलीफाई कर सकती हैं नॉमिनल रिजिडिटी को। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर एक फर्म जो है आउटपुट जो है प्रोड्यूस करती है दूसरी फर्म से जो है इनपुट लेकर, तो उनके दरमियान जो प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी वजह से जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकता है और नॉमिनल रिजिडिटी जो है वो ज़्यादा देर तक रह सकती हैं। तो इस परसिस्टेंट आउटपुट गैप को जो है रिमूव करने के लिए मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उन्होंने रैशनल एक्सपेक्टेशन और जो था माइक्रो फाउंडेशन को जो था कवर किया न्यू क्लासिकल क्रिटिक के बाद। थैंक यू सो मच।